Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, today we are going to discuss about resources and development. And this is the chapter of class 10th Geography. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रिसोर्सेस एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, आप अपनी बुक भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन योर विलेज एंड टाउन। कि क्या आप ऐसे कुछ आइटम्स के नाम बता सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मार्केट जाना है तो आप बाइक का यूज़ कर रहे हैं, आप स्कूटी का यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके ट्रेवलिंग को क्या कर दी, कंफर्टेबल बना दी। ठीक है, आज आपको काफ़ी दूर ट्रेवल करना है तो आप बसेस का यूज़ करते हैं, आप ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो इन सारे आइटम्स ने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है कि आप ऐसे आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं और उन आइटम्स को बनाने में किन मटेरियल का यूज़ किया गया है आप उनकी भी लिस्टिंग कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहला पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, देखेंगे आप कि एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically assembled, economically feasible and culturally accepted can be termed as resources। कि एक resources की definition है, एक identified definition है कि जो भी चीज़ें environment में available हैं और आपके needs को fulfill करने के लिए आपको satisfy करती हैं, फिर उनका use technologically या economically feasible होता है, culturally उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, अब नीचे देखेंगे आप कि यहाँ पर रिसोर्सेज को तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस तरीके से यहाँ लिखा है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप बनाया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फिजिकली एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी सबका यूज़ किस तरीके से करता है। ठीक है, और रिसोर्सेज को यूटिलाइज किस तरीके से करता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. Human being interact with nature through technology and create institution to एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ये किस तरीके से ट्राइंगल को बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है। हर चीज़ें आपके लिए रिसोर्सेज हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए आप साइकिल का यूज़ कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन उस साइकिल को बनाने के लिए हमको कुछ मटेरियल्स तो लगे हैं ना। ठीक है, आयरन ओर से हमने आयरन बनाया, स्टील बनाया, ठीक है, तब जाके हम एक साइकिल का निर्माण कर पाए। तो ये कैसे कर रहा है ह्यूमन, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब बड़ी बड़ी मशीनों में काम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है और अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी, दे आर नॉट। ठीक है, कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो गलत है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। के रिसोर्सेज क्या हैं, बेसिकली कि फंक्शंस हैं, क्रियाएं हैं ह्यूमन एक्टिविटी की। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। और ह्यूमन बीइंग को भी क्या बोला कि रिसोर्सेज का एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है, एक ज़रूरी कंपोनेंट्स है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। कि ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि जो भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं कि हर मटेरियल को आप जैसा आप यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज में वैसा ही एज अ इट आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेकिन क्या कर रहा है ह्यूमन बीइंग, जो मटेरियल्स एनवायरनमेंट से उसको मिल रहे हैं, नेचर से उसको मिल रहे हैं, उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि रिसोर्सेज में किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ लिखा है कि दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। कि डिफरेंट वेज में रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। इसके बारे में डिटेल हम आगे के पेज पर पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। कि ऑरिजिन यानी होता है उत्पत्ति, कि जो नेचर से ऑलरेडी उत्पन्न हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें रिसोर्सेज तो बायोटिक एंड अबायोटिक होता है।
ठीक है। सेकंड नंबर पर है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें हम दो प्रकार के रिसोर्सेज देखेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सी नंबर पर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑनरशिप का मतलब होता है बेटा मालिकाना हक, ठीक है। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, नेशनल क्या होंगे, इंटरनेशनल क्या होंगे, उन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। एंड फोर्थ नंबर पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर भी रिसोर्सेज होते हैं, जिनमें हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब रिसोर्सेज को देखेंगे टेबल, ये टेबल आपको बनानी है अपनी कॉपी पर, ठीक है। इस टेबल को देखिए आप कि इस टेबल पर क्लासिफाइड किया गया रिसोर्सेज को। सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब नेचुरल में देखेंगे आप तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आ गया, ठीक है। वहीं ह्यूमन में आप देखें तो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन की जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब ये ह्यूमन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात कर रहा है। जैसे मान के चलिए एक फर्म है, एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। आपने अलग अलग चीज़ें देखा, आपने टेक्नीशियन देखा, आपने मैकेनिक देखा, ठीक है। तो ये कितनी मात्रा में है और कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, किस क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक स्कूल में टीचर की ज़रूरत है, ठीक है, एक मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है कि मैथ्स पढ़ाना है किसी स्कूल में, तो वो स्कूल एक अच्छे और काबिल टीचर को अपॉइंट करने की कोशिश करेगा, यानी एक अच्छे रिसोर्स की तलाश में रहेगा। अब उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, यानी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा और किसी एक ऐसे टीचर को अपॉइंट किया जाएगा जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा सके। तो ये होता है क्वालिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अलग अलग क्लासिफाइड किया है, तो ये टेबल आप देख लेंगे। हम आगे की तरफ जब आएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि क्या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हम पहले पढ़ के आए थे, ठीक है। इससे पहले रिसेंटली हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक और अबायोटिक ये दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं। बायोटिक को हम जैव बोलते हैं और अबायोटिक को हम अजैव बोलते हैं। जैव का मतलब जिसमें जीवन है, बेसिकली जो लिविंग बींग्स होते हैं, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। कि बेसिकली ये बायोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं और इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, फ्लोरा एंड फोना यानी वनस्पति और प्राणी जगत आता है, फिशरीज यानी मछली, एंड लाइव स्टॉक यानी पशुधन के बारे में बात कर रहे हैं हम इसमें। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज देखें तो अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे यहाँ पर क्या क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, की ये भी रिसोर्सेज हैं बट ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होना, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर से एग्जॉस्ट हो सकती हैं, ठीक है, जो दोबारा हमको ना मिले। तो हम इसके आधार पर रिसोर्सेज को दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता है टेक्नोलॉजिकल, केमिकल, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, और नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिस रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेस से दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या क्या लिखा है, सोलर, विंड, सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इनको हम दोबारा बना सकते हैं, जंगल हम लगा सकते हैं, वाटर का रिसोर्सेज हम नीचे से निकाल सकते हैं वाटर को, ठीक है। यदि हम विंड एनर्जी की बात करें तो वो भी हम बना सकते हैं, ठीक। वहीं पर यदि हम देखें, देखिए आगे लिखा है कि द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, कि ये कंटिन्यूअस और फ्लो में डिवाइड है, कि लगातार चलने वाले भी हैं, ठीक है। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ये लगातार आपको मिल रही है, जब तक आप रहेंगे यहाँ पर तब तक सोलर एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाता है कि दीज ऑक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, कि इनको बनने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे लिखा कि मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्स, की जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, पहाड़ों के अंदर होते हैं, ठीक है, इनको बनने में ही लाखों साल लग जाता है। देखा कि दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, कि इनके फॉर्मेशन में ही मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल,
are recyclable and some like fossil fuel cannot be recycled and get exhaust with their use. अब यदि यहीं पर हम कुछ रिसोर्सेज को देखें तो मेटल है, मान के चलिए आपने चांदी की कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, या आपने पीतल का कोई चीज़ खरीदा है, तो आप उसको टिगलाकर, आप उसको पिघलाकर, मेल्ट कराकर कुछ और बनवाना चाहते हैं तो वो बन सकता है, यानी हम इसको रिसाइकिल करके अलग अलग यूज़ में ले सकते हैं। वहीं पर इन्होंने एग्जांपल दिया फॉसिल फ्यूल का कि एक बार आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया, ठीक है, आपने गाड़ी चलाई और जो एक बार वो पेट्रोल खत्म हो तो आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, वो एग्जॉस्ट हो गया यानी चला गया, वो दोबारा वापस आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज किस टाइप से हो सकते हैं। तो ऑनरशिप, अब देखिए ऑनरशिप यानी होता है मालिक, तो मालिक कौन कौन होते हैं, एक कोई इंडिविजुअल भी होता है, ठीक है, कम्युनिटी ओन भी होते हैं, यानी इंडिविजुअल यानी सिंगल ऑनर कोई हो सकता है, जैसे यहाँ पर मान के चलिए कोई किसान है जो किसी दूसरे के खेत पर खेती कर रहा है और कोई किसान की खुद की ज़मीन है, तो जिसकी खुद की ज़मीन है वो इंडिविजुअल ऑनर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज में कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, की ये रिसोर्सेज प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, कि कुछ किसानों को गवर्नमेंट जमीन अलॉट करती है जिसके बदले में उनको रेवेन्यू देना पड़ता है। इन विलेजेस देयर आर पीपुल विथ लैंड ऑनरशिप बट दे आर मैनी हु आर लैंडलेस, की गांव में यदि आप देखें तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन होती है और बहुत सारे जो होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, यानी दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, यदि शहरों पर देखें तो लोग प्लॉट्स खरीदते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, हाउसेस खरीदते हैं। प्लांटेशन, पाश्योर लैंड का मतलब होता है चारागाह, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो ये चीज़ें इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं, जैसे पॉन्ड की बात करें तो कोई खुद के खेती के लिए पॉन्ड बनवा सकता है, ठीक है, सिंचाई के लिए, और कभी कभी पॉन्ड तालाब जो होते हैं वो गाँव में होते हैं, वो सारे लोगों के लिए रहते हैं, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आ सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, कि आपके घर के लोग यानी आपके फादर या आपकी मदर ने कोई प्रॉपर्टी ली हो तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, तो उस पर उनका मालिकाना हक होगा। नेक्स्ट आता है बेटा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है जो सारे लोगों के लिए हो, समाज के सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो। जैसे यहाँ लिखा कि देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि जो सारे मेंबर्स के लिए एसेसिबल होती है, ज़रूरी होती है। जैसे लिखा कि विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स। ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब होता है चारागाह, ठीक है, जहाँ पर सारे गांव के लोगों के पशु को चारा चराने की अनुमति होती है। बरियल ग्राउंड्स यानी होता है शवगृह, जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है, तो वो भी सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो वो, ठीक है। फिर आप आगे देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि पॉन्ड्स, गाँव में जो भी पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी सभी लोगों के लिए होते हैं। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर द डिफैक्टो एसेसिबल फॉर ऑल द पीपल लिविंग देयर, की प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड में ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति आए और बोले कि नहीं ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेलूंगा, ठीक है, वो सारे लोगों के लिए रहता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आता है नेशनल रिसोर्सेज। तो देखिए नेशनल रिसोर्सेज यानी ये आपके राष्ट्र के रिसोर्सेज की बात कर रहा है, नेशनल रिसोर्सेज। यदि आप देखें तो भारत के जो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंडर में यहाँ पर जितनी ज़मीनें हैं, जितनी भी चीज़ें, सब उसके रिसोर्सेज ही हैं। तो यहाँ लिखा है कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स, की गवर्नमेंट यदि चाहे तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आप एक तरीके से देखें, आप यदि प्रैक्टिकली सोचें इसमें कि भारत के अंदर की सारी प्रॉपर्टी, सारी ज़मीन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी, गवर्नमेंट कभी भी उनको ले सकती है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल्स, की आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए रोड बनाती है, रेलवे लाइन्स बनाती हैं, तो ये कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल्स के लैंड के ऊपर से बनाया जाता है ये रोड, ठीक है, रोड बनाना कंपलसरी होता है और लोगों की ज़मीन पर ये रोड बना दिया जाता है। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, लिखा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, और यदि अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लैंड को भी एक्वायर कर सकती है किसी के। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल यानी 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट
टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज ट्रेन बिलोंग टू द नेशन। की भारत के अंदर, यदि भारत की हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया में रहने वाले हैं, तो हम इंडिया के एग्जाम्पल में बात करें कि इंडिया के अंदर की सारी चीज़ें जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में आती हैं उसमें सब पे गवर्नमेंट का राइट्स होता है। और यदि हम कोस्टल लाइन की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स, यानी जिसका मतलब होता है 22.2 किलोमीटर तक का एरिया कोस्ट से, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होगा और वहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो जिस तरीके से नेशनल रिसोर्सेज है उसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाउंडेशन किया गया है। लिखा कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास भी कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के राइट्स होते हैं। जैसे लिखा है कि द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the occurrence of international institution। की समुद्र की यदि हम बात करें तो 200 न्यूटिकल माइल्स यानी लगभग 200 न्यूटिकल माइल्स की जो दूरी होती है, वहाँ पर जो रिसोर्सेज, यदि कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना राइट्स नहीं बना सकती, उसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर भी रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या मतलब है इनका। कि सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है, और जिनका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, कि रिसोर्सेज तो हैं बट हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि वेस्टर्न पार्ट में जो इंडिया है उसका राजस्थान और गुजरात में इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, कि वहाँ पर यदि हम देखें गुजरात राजस्थान में तो सोलर एनर्जी की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं। फिर डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड का मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जिनको लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे यहाँ लिखा है कि रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level for their feasibility। कि ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे किया जा चुका है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में जाना जा चुका है, डिटरमाइन किया जा चुका है, जिसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। और रिसोर्सेज को डेवलप्ड कैसे किया जाता है बेटा, कि टेक्नोलॉजिकल से। ठीक है, टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से डेवलप्ड किया जा सकता है। नाउ द स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है जमा होना। ठीक है, तो देखिए लिखा कि मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, कि रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने की। ठीक है, तो यहीं पर ये दिया हुआ होगा, देखिए एग्जांपल में कि फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। आपको पता है कि वाटर 2 गैसेस का कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology know how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as stock। कि ऑक्सीजन क्या बोला इन्होंने कि बट हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच, कि हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी का एक रिच सोर्सेस है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हम किस पर्पस से उसका यूज़ करें। फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं जहाँ पर है रिजर्व, कि रिजर्व में क्या होता है बेटा, रिजर्व रिसोर्सेज की जिनको रिजर्व किया गया है, रख लिया गया है। ठीक है, और आने वाले समय में जिनका यूज़ करना है उनको हम रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा होगा कि आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टेंट टेक्निकल know how but their use has not been started. This can be used for meeting future requirement, कि बेसिकली अभी तक इनका यूज़ नहीं किया गया है, फ्यूचर में जब कभी रिसोर्सेज खत्म होंगे तो जिनका यूज़ किया जाएगा वो रिजर्व कहलाते हैं। रिजर्व को आप समझ सकते हैं कि आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप उनको आने वाले समय के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, ये वही रिजर्व है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in the dams, forest is a reserve which can be used in the future। कि वाटर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है,
हम चाहें तो बहुत सारी एनर्जी उस पर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। हमने लिमिटेड और जितनी ज़रूरत है एनर्जी की, हमने उतनी ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए हुए हैं, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। आने वाले समय में जब ये खत्म होता जाएगा तो धीरे धीरे इनका यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो ये तो था बेटा रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, अगला पार्ट का जो वीडियो होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।